नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी की शुरुआत कहाँ हुई, फिर किस तरह हिंदी साहित्य में इसका आगमन और विकास हुआ और अंत में एकांकी के तत्व को देखेंगे। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। पश्चिम में एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। पश्चिम में, पश्चिम किसको कहेंगे? तो यूरोप के देश और अमेरिका 20वीं शताब्दी में। अब कितने लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं 20वीं शताब्दी क्या होता है, 1900 बाद या 2000 बाद। तो सिंपल है, अभी चल रहा है 2023 और इसको हम 2023 भी कह सकते हैं। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, तो इसको शताब्दी कह लें, सदी कह लें या सेंचुरी कह लें, एक ही बात है। तो 21st सेंचुरी चल रहा है, मतलब 2023 पूरा हो गया और 21वां 100 चल रहा है, इसलिए 21वीं सदी या 21वीं शताब्दी या 21st सेंचुरी कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी कहने का मतलब हुआ 1900 पूरा हो गया था और 20वां में चल रहा था, और फिर बता भी रहा है प्रथम महायुद्ध के बाद। तो हम लोगों को पता है प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 तक चला था, तो इसका मतलब सिंपल है 1918 के बाद की बात है। ये आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसमें इतना करूँगा कि जो भारी भरकम शब्द है वो हल्का करने की कोशिश करूँगा, बस इतना ही। तो वहाँ पर 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत लोकप्रिय हुआ और प्रचलन में आया एकांकी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका व्यापक प्रचलन इस शताब्दी के चौथे दशक में हुआ। 1930 के आसपास के बाद की बात है, चौथा दशक वहीं पड़ेगा। तो तब ये भारतीय भाषाओं में प्रचलन में आया। इसका यह अर्थ नहीं कि एकांकी साहित्य की सर्वथा अभिजात्यहीन विधा है। पूर्व और पश्चिम दोनों के नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती रूप मिलते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में नायक के चरित्र, इतिवृत्त, रस आदि के आधार पर रूपकों और उपरूपकों के जो भेद किए गए, उनमें से अनेक डॉक्टर कीथ ने एकांकी नाटक कहा है। इस प्रकार 10 रूपक और साहित्य दर्पण में वर्णित व्यायोग, प्रहसन, भाण, विथि, नाटक, गोष्ठी, षट्टक, नाट्यरासक, प्रकाशिका, उल्लाप्य, काव्य प्रेक्षण, श्रुतगीत, विलासिका, प्रकरणिका, हल्लीस आदि रूपकों और उपरूपकों को आधुनिक एकांकी के निकट संबंधी कहना अनुचित न होगा। मतलब जो संस्कृत में ये जो रूप मिलते हैं वो एकांकी के बहुत करीब जान पड़ते हैं, बहुत नज़दीक हैं। पश्चिम के नाट्य साहित्य में आधुनिक एकांकी का सबसे प्रारंभिक और अविकसित किंतु निकटवर्ती रूप इंटरल्यूड है। अब ये इंटरल्यूड क्या होता है? तो 15वीं और 16वीं शताब्दियों में प्रचलित सदाचार और नैतिक शिक्षापूर्ण अंग्रेजी मोरालिटी नाटकों के कोरे उपदेश से पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिए प्रहसनपूर्ण अंश भी जोड़ दिए जाते हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में, मतलब 1400 या 1500 कुछ की बात है, बहुत पीछे चला गया। फिर उस समय जो मोरालिटी नाटक हुआ करते थे, जो उपदेशपूर्ण नाटक हुआ करता था, शिक्षापूर्ण, तो उसमें कुछ मनोरंजन के साधन जोड़ दिया करते थे, उसी को इंटरल्यूड कहा जाता है। ऐसे ही खंड इंटरल्यूड कहे जाते थे। क्रमशः ये मोरालिटी नाटकों से स्वतंत्र हो गए और अंत में उनकी परिणति व्यंग्य विनोद प्रधान 3 पात्रों के छोटे नाटकों में हुई। कर्टेन रेजर या पट्टो नायक कहा जाने वाला एकांकी, जिसकी तुलना संस्कृत नाटकों के
अर्थोपक्षेपक या प्रेक्षणक से की जा सकती है, पश्चिम में आधुनिक एकांकियों का निकटतम पूर्ववर्ती था। एक कर्टेन रेजर जो है वो आधुनिक एकांकी के निकटवर्ती रूप था। और एक कर्टेन रेजर हुआ क्या करता था, तो पश्चिम में जो रंगशालाओं में आयोजन होता था नाटकों का, उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आया करते थे। तो हर समाज में कुछ वीआईपी कोटा वाले लोग होते हैं और कुछ साधारण लोग होते हैं। तो साधारण लोग पहले से आकर बैठे हुए करते थे और वीआईपी लोग समय से आते थे या समय के बाद आते थे। तो तब तक उन साधारण लोगों को व्यस्त रखने के लिए कर्टेन रेजर चलाया जाता था, मतलब दो पात्रों में हंसी मजाक करके उनका मन बहलाने के लिए ऐसा उद्यम किया जाता था। रात्रि में देर से खाना खाने के बाद रंगशालाओं में आने वाले सम्रांत सामाजिकों के कारण समय से आने वाले साधारण सामाजिकों को बड़ी असुविधा होती थी। रंगशालाओं के मालिकों ने इस बीच साधारण सामाजिकों को मनोरंजन में व्यस्त रखने के लिए द्विपात्रीय प्रहसनपूर्ण संवाद प्रस्तुत करना शुरू किया। इस प्रकार के स्वतंत्र संवाद को ही कर्टेन रेजर कहा जाता था। इसमें कथानक एवं जीवन के यथार्थ और नाटकीय द्वंद्व का अभाव रहता था। मतलब ये जीवन से बहुत जुड़ा नहीं होता था, बस हंसी मजाक ही होता था। जीवन के द्वंद्व को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। बाद में कर्टेन रेजर के स्थान पर यथार्थ जीवन को लेकर सुगठित कथानक और नाटकीय द्वंद्व वाले छोटे नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे। इसके विकास का अगला कदम आधुनिक एकांकी था। देखिए, जब ये जीवन से जुड़ गया, मनुष्य के द्वंद्व से जुड़ गया, तब एक स्वतंत्र विधा के रूप में सामने आया, जो आगे चल करके फिर एक स्वतंत्र विधा हुआ, एकांकी। एकांकी इतना लोकप्रिय हो उठा कि बड़े नाटकों की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक रंगशालाओं ने उसे अपने यहाँ से निकालना शुरू किया। लेकिन उसमें प्रयोग और विकास की संभावनाओं को देखकर पश्चिम के कई देशों में अव्यावसायिक और प्रयोगात्मक रंगमंची आंदोलनों ने उसे अपना लिया। लंदन, पेरिस, बर्लिन, डबलिन, शिकागो, न्यूयॉर्क आदि ने इस नए ढंग के नाटक और उसके रंगमंच को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त एकांकी नाटक को पश्चिम के अनेक महान या सम्मानित लेखकों का बल मिला। ऐसे लेखकों में रूस के चेखव, गोर्की और एक्रिनोव, फ्रांस के जीराउदो, सार्त्र और एनाइल, जर्मनी के टेलर और ब्रेक्ट, इटली के पिरेंदेली तथा इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका के ऑस्कर वाइल्ड, गॉल्सवर्दी, जे.एम. बेरी, लॉर्ड डनसैनी, सीमाओ केसी, यूजीन ओनील, नोएल कार्बर्ड, टी.एस. एलियट, क्रिस्टोफर फ्राई, ग्राहम ग्रीन, मिलर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। रंगमंची आंदोलनों और इनके लेखकों के सम्मिलित एवं अदम्य प्रयोगात्मक साहस और उत्साह के फलस्वरूप आधुनिक एकांकी सर्वथा नई, स्वतंत्र और सुस्पष्ट विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उनकी कृतियों के आधार पर एकांकी नाटकों की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस हिसाब से पहले रचना विधान को देख लेते हैं। सतह पर ही बड़े नाटकों और एकांकियों का आकारगत अंतर स्पष्ट हो जाता है। नाटक और एकांकी में अंतर उसकी सतह पर ही हो जाता है, उसके आकार के कारण ही हो जाता है। नाटक बड़ा होता है, एक से अधिक अंकों वाला होता है, और एकांकी छोटा होता है, एक ही अंक वाला होता है। एकांकी नाटक साधारणतः 20 से लेकर 30 मिनट में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जबकि 3, 4 या 5 अंकों वाले नाटकों के प्रदर्शन में कई घंटे लगते हैं। लेकिन बड़े नाटकों और एकांकियों का आधारभूत अंतर आकारात्मक ना होकर रचनात्मक है। पश्चिम के 3 से लेकर 5 अंकों वाले नाटकों में 2 या 2 से अधिक कथानकों को गूंथ दिया जाता था। इस प्रकार उनमें एक प्रधान कथानक और कई उप कथानक होते थे।
संस्कृत नाटकों में भी ऐसे उपकथानक होते थे। ऐसे नाटकों में स्थान या दृश्य, काल और घटनाक्रम में अनवरत परिवर्तन स्वाभाविक था, लेकिन एकांकी में यह संभव नहीं है। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है और प्रभाव की एकाग्रता उसका प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए एकांकी में स्थान, समय और घटना का संकलन त्रय अनिवार्य सा माना गया है। इसको संकलन त्रय कहते हैं। स्थान, समय और घटना, प्लेस, टाइम और एक्शन। एकांकी में इन तीनों की परस्पर संबद्धता होना बहुत आवश्यक है। कहानी और गीत की तरह एकांकी की कला घनत्व या एकाग्रता और मितव्ययता की कला है, जिसमें कम से कम उपकरणों के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। एकांकी के कथानक का परिप्रेक्ष्य अत्यंत संकुचित होता है। एक ही मुख्य घटना होती है, एक ही मुख्य चरित्र होता है, एक चरमोत्कर्ष होता है। लंबे भाषणों और विस्तृत व्याख्याओं की जगह उसमें संवाद लाघव होता है। बड़े नाटकों और एकांकी का गुणात्मक भेद इसी से स्पष्ट हो जाता है कि बड़े नाटक के कलेवर को काट छाट कर एकांकी की रचना नहीं की जा सकती, जिस तरह एकांकी के कलेवर को खींच तान कर बड़े नाटक की रचना नहीं की जा सकती। ये दोनों स्वतंत्र विधा है। अगर हम चाहें कि एकांकी को खींच तान करके नाटक बना दें बड़ा करके, तो नहीं हो पाएगा, और एकांकी नाटक को संकुचित करके संक्षेपण करके एकांकी में बदल दें तो ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों का रचना विधान ही अलग है, दोनों स्वतंत्र है। संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार सबसे बड़े नाटक के कथानक के विकास की 5 स्थितियां मानी गई हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। पश्चिम के नाट्य शास्त्र में भी इन्हीं से बहुत कुछ मिलती जुलती स्थितियों का उल्लेख है। आरंभ या भूमिका, चरित्रों और घटनाओं के घात प्रतिघात या द्वंद्व से कथानक का चरमोत्कर्ष की ओर आरोह, चरमोत्कर्ष, अवरोह और अंत। पश्चिम के नाट्य शास्त्र में द्वंद्व पर बहुत जोर दिया गया है। वस्तुतः नाटक द्वंद्व की कला है। कथा में चरित्रों और घटनाओं के क्रमिक विकास की जगह बड़े नाटक में कुछ छात्रों के जीवन के द्वंद्व को उद्घाटित कर कथानक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया जाता है। एकांकी में इस चरमोत्कर्ष की धुरी केवल एक द्वंद्व होता है। बड़े नाटक के कथानक में द्वंद्वों का विकास काफ़ी धीमा हो सकता है, जिसमें सारी घटनाएं रंगमंच पर प्रस्तुत होती हैं, या उस घटना से कुछ ही पूर्व होता है जो बड़े वेग से द्वंद्व को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देती है। अक्सर यही चरमोत्कर्ष एकांकी का अंत होता है। जीवन की समस्याओं के अथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक चित्रण के अतिरिक्त रचना विधान की यह विशेषता आधुनिक एकांकी को संस्कृत और पश्चिम नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती रूप से पृथक करती है। अक्सर अभिनय के लिए कहानियों के रूपांतरण से यह भ्रम पैदा होता है कि एकांकी कहानी का अभिनय रूप है, लेकिन रचना विधान में घनत्व और मितव्ययता की आधारभूत समानता के बावजूद कहानी और एकांकी में शिल्पगत भेद है। रंगमंच की वस्तु होने के कारण एकांकी में अभिनय और कथोपकथन का महत्व सबसे ज़्यादा है। इन्हीं के माध्यम से एकांकी चरित्र चित्रण, कथानक और उसके द्वंद्व, वातावरण और घटनाओं के अनुबंध का निर्माण करता है। कहानी की तरह एकांकी वर्णन का आश्रय नहीं ले सकता, लेकिन अभिनय की एक मुद्रा कहानी के लंबे वर्णन से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसलिए रंगमंच एकांकी की सीमा और शक्ति दोनों है। इसकी पहचान न होने के कारण अनेक सफल कहानीकार असफल एकांकीकार रह जाते हैं। मतलब, अगर एकांकीकार को अभिनय की समझ नहीं है तो वह कहानी ही लिख देगा, सिर्फ एकांकी लिखने के प्रयत्न में कहानी ही लिख पाएगा। चूँकि एकांकी रंगमंच पर खेले जाने वाली विधा है, तो उसको उस अभिनेता को ध्यान में रखकर
उसकी रचना की जानी चाहिए। एकांकी और नाटक अभिनय प्रधान विधा है, इसलिए अभिनेता उसके केंद्र में होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी विषय पर रोचक संभाषण या कथानक को एकांकी समझना भ्रम मात्र है। जीवन के यथार्थ घटना या कथानक, चरित्रों के द्वंद्व, संकलन त्रय इत्यादि के अभाव में संभाषण केवल संभाषण रह जाता है, उसे एकांकी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अगर जीवन के यथार्थ घटना एकांकी में नहीं है, कोई मजबूत कथानक उसमें नहीं है, पात्रों में द्वंद्व नहीं है और संकलन त्रय की अभाव है, मतलब कौन सा काम किस समय हो रहा है, जगह कौन सा है, घटना और समय में अंतराल कितना है, जीवन में घटित होने वाली घटना जितने समय में होती है उतनी देर में वहाँ वो घटित हो रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी घटनाएं बताई जा रही है जो 1 महीने या 6 माह पूर्व हुआ था और अभी घटित होता दिखा रहा है, तो विश्वसनीय नहीं होगा, अविश्वसनीय हो जाएगा। तो उस तरह की घटना को लाना भी नहीं है, उसको कहानी के माध्यम से बता देना है, बता के निकल जाना है। लेकिन घटना होता हुआ दिखाएंगे एक ही साथ कुछ ही क्षण में, जो कि समय अंतराल बहुत है, तो अविश्वसनीय जान पड़ेगा। इसलिए संकलन त्रय महत्वपूर्ण होता है एकांकी में और नाटक में। नाटक में तो कम, एकांकी में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समय कम होता है और कम ही समय में एकांकीकार को अपनी जो थीम होती है, उसकी जो मूल कथा होता है, मूल संवेदना होता है, उस माध्यम से उसको कह देना होता है। एकांकी की अद्भुत संभावनाओं के कारण आधुनिक काल में उसकी विकास अनेक दिशाओं में हुआ है। रेडियो रूपक, संगीत तथा काव्य रूपक और मनोलोग या स्वगत नाट्य इस नई दिशाओं की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। पहले रेडियो में भी एकांकी प्रस्तुत किए जाते थे, कोई सुने होंगे रेडियो, तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, रेडियो में एकांकी और नाटक प्रस्तुत किए जाते थे। अब तो जब से मोबाइल आया है, रेडियो को तो खा ही गया, और मोबाइल सिर्फ रेडियो को ही खाया है, कितनी सारी चीज़ें खा गया। रेडियो खा गया, कैलकुलेटर खा गया, घड़ी खा गया, कॉपी किताब खा गया, पैसा खा रहा है, समय खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। अब तो एक ऐसा साधन हो गया है कि इसके बिना तो लगता ही नहीं कि जीवन कुछ है, अधूरा अधूरा लगता है। लोग इसको लेकर के बाथरूम भी चले जा रहे हैं, ज़रूरी हो गया है, क्या करें। पर इतनी भी अटैचमेंट ठीक नहीं है, इसको कम किया जाना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कम करने की, जितना ज़रूरत हो उतना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस समय रेडियो रूपक, संगीत तथा काव्य रूपक और मनोलोग या स्वगत नाट्य इन नई दिशाओं की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। रेडियो के माध्यम से इन सबके क्षेत्र में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। रंगमंच सदैह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, उनके अभिनय और मुद्राओं के अभाव में रेडियो रूपक को शब्द और उनकी ध्वनि तथा चित्रात्मक शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ता है। मूर्त उपकरणों का अभाव रेडियो रूपक के लिए सर्वथा बाधा ही नहीं, क्योंकि शब्द और ध्वनि को उनके मूर्त आधारों से पृथक कर नाटक श्रोताओं के ध्यान को चरित्रों के आंतरिक द्वंद्वों पर केंद्रित कर सकता है। रेडियो रूपक मुश्किल से 50 वर्ष पुराना रूप रहा है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें किसी कहानी को अनेक व्यक्तियों के स्वरों में प्रस्तुत किया जाता था और रंगमंच का भ्रम उत्पन्न करने के लिए पात्रों की आकृतियों, वेशभूषा, साज सज्जा, रुचियों इत्यादि के विस्तृत वर्णन से
अथार्थ वातावरण के निर्माण का प्रयत्न किया जाता था। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि पश्चिम देशों में रेडियो एकांकी के प्रयोग ने उसके रूप को विकसित किया और निखारा। रेडियो के लिए कई प्रसिद्ध अमेरिकी और अंग्रेजी कवियों ने काव्य रूपक लिखे। उनमें मैकलेस, स्टीफेन, विसेंट बेने, कार्ल सैंडबर्ग, टायरोम ग्रुथी, लुई मैकनिस, सैकवेल वेस्ट, पैट्रिक डिकिंस, डिलन थॉमस आदि काव्य रूपक प्रस्तुत किए हैं, पर इनमें अभी अनेक त्रुटियां हैं। त्रुटियां मतलब कमियां हैं। हिंदी एकांकी का इतिहास अगर देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार एकांकी का प्रारंभ भारतेंदु युग से मानते हैं। दूसरा चरण प्रसाद के एक घूंट से, जो कि 1929 में प्रकाशित है, से होता है। तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से, जो 1935 में प्रकाशित है। और चौथा चरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रेशमी टाई, जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित है, से माना जाता है। किंतु उक्त काल विभाजन में उन एकांकीकारों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिन्होंने 1955 ईस्वी के आसपास लिखना प्रारंभ किया और आज भी लिख रहे हैं। अतः हिंदी एकांकी का अद्यतन इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। पहला, भारतेंदु युग। भारतेंदु काल में दो प्रकार के एकांकी लिखे गए। प्रथम अनुदित या छायांकित एकांकी तथा द्वितीय मौलिक एकांकी। अब प्रथम अनुदित क्या होता है या छायांकित क्या होता है और मौलिक क्या होता है, तो इसको क्लियर कर ले। अनुदित वह होता है जो किसी दूसरी भाषा में लिखी गई एकांकी या कोई भी साहित्यिक विधा है, तो उसको हम अपनी भाषा में या किसी अन्य भाषा में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें, तो वो अनुदित हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी में है तो उसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वो अनुदित विधा हो जाएगा। अनुदित जो भी है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, कुछ भी अनुदित कहलाएगा। छायांकित उसी को कहेंगे, दूसरी भाषा में लिखा हुआ था, हमने पढ़ा और मेरे मन में आया कि अरे यार, ये तो इसको अपनी भाषा में लिखनी चाहिए, तो उसका छाया प्रभाव, उसी का कॉपी किया मैंने अपनी भाषा में। एक ही बात है, उसको अनुदित कहें या छायांकित कहें, एक ही बात है। दूसरा है मौलिक। मौलिक जो मेरा अपना है, मेरा मस्तिष्क में उपजा, मैंने समाज में कुछ देखा और उसको अपनी भाषा में, कहीं पढ़ा नहीं था, अपने हिसाब से अपने स्तर पर उसको शब्दों में बयां किया, तो वो मौलिक कहलाएगा। तो दोनों तरह के एकांकी भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। पहली कोटि में भारतेंदु का बंगला के भारत माता, पहली कोटि से मतलब है छायांकित या अनुवादित, जो ट्रांसलेट है वो। भारतेंदु का बंगला के भारत माता का अनुवाद भारत जननी। भारत जननी पहले बंगला में था भारत माता के नाम से, वो हिंदी में अनुवाद किया है उन्होंने भारत जननी के नाम से। राधा चरण गोस्वामी द्वारा बंगला के भारतेर यवन का अनुवाद भारतवर्ष में यवन लोग। कंचनाचारी कृत धनंजय विजय का छायाविष्ट रूपक अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय व्यायोग आदि हैं। दूसरी कोटि में भारतेंदु कृत विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी अपूर्ण, गीति रूपक नील देवी तथा सती प्रताप अपूर्ण, राधाचरण गोस्वामी कृत तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर एवं श्रीदामा किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट, राधा कृष्णदास का दुखनी बाला, अंबिका दत्त व्यास रचित कलयुग और घी तथा मन की उमंग, श्री शरण का बाल विवाह, बालकृष्ण भट्ट के कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल तथा बाल विवाह, प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक, देवकी नंदन त्रिपाठी कृत जय नरसिंह की, काशीनाथ खत्री के सिंधु देश की राजकुमारियाँ,
गुन्नौर की रानी एवं लजबो का स्वप्न, लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित, बद्रीनारायण प्रेम घन का प्रयाग रामागमन, कृष्ण शरण सिंह गोपकीर्त, माधुरी आदि एकांकी आते हैं। ये प्रथम श्रेणी में हुए जो कि अनुदित हैं या छायांकित हैं। ऐतिहासिक आख्यान तथा समाज सुधार के प्रसंग ही उपर्युक्त एकांकियों में के विषय हैं। इन्हें आधुनिक एकांकी का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। कला का विकसित रूप इनमें नहीं मिलता, शैलियाँ परस्पर कुछ भिन्न हैं पर परंपरा एक ही है। उक्त एकांकी अभिनय की अपेक्षा पाठ्य अधिक है, मतलब अगर रंगशाला में इसको खेला जाए तो मुश्किल है, पढ़ने योग्य ही ज़्यादा अच्छा है। पढ़ ही सकता है पाठक, देख सकने में मुश्किल है क्योंकि इसको अभिनीत किया जाने में परेशानी होगा। लेखकों का झुकाव जीवन की स्थूलता का वर्णन करने की ओर है। वृत्तियों की सूक्ष्म विवृत्ति इनमें नहीं मिलती। तो स्थूल जीवन के स्थूल भाग को ही प्रदर्शित किया गया, बहुत सूक्ष्मता में, बहुत गहराई में नहीं जा पाए हैं। प्रारोचना, प्रस्तावना, सूत्रधार, नांदी, मंगलाचरण, एकाधिक दृश्य योजना, भारत वाक्य आदि के प्रयोग कहीं कहीं हैं, कहीं नहीं भी हैं। आकार सर्वत्र लंबे हैं, अंक भी दृश्य और दृश्य भी गर्भांक जैसे हो गए हैं। संकलन त्रय के निर्वाह का अभाव है। शिथिल संवादों का बाहुल्य एवं विकास तथा विन्यासहीन कथा योजना का आधिक्य है। इनमें से कुछ प्रहसन के रूप में लिखे गए हैं पर उनमें निर्मल हास्य न होकर व्यंग्य की मात्रा ही अधिक है। एकांकी के लिए अपेक्षित प्रमुख गुणकार्य एक्शन का इनमें अभाव है। जो एकांकी में एक्शन होता है, कार्य होता है, घटना होता है, वो इसमें है नहीं। दूसरा, एकांकी के दूसरे युग में जयशंकर प्रसाद का एक घूंट लिखा गया जिस पर संस्कृत का भी प्रभाव है और बंगला के माध्यम से आए पाश्चात्य एकांकी शिल्प का भी। प्रसाद जी ने इसी बीच कल्याणी परिणय भी लिखा पर वह अभी तक अप्रकाशित है। साथ ही इसे उनके चंद्रगुप्त नाटक का एक भाग भी कहा जा सकता है। फ्रांसीसी नाटककार मोलियर के कुछ प्रहसनों का भी इस दौरान हिंदी में अनुवाद हुआ। एक घूंट में एकांकी के कमोबेश लगभग सभी आधुनिक लक्षण मिल जाते हैं। विवाह समस्या का विवेचन एवं समाधान भावुकतापूर्ण शैली में किया गया है, परंतु एक घूंट एक ही रह गया, अन्य लेखकों को यह एकांकी लेखन की ओर प्रवृत्त न कर सका। मतलब इससे अन्य लेखक कुछ प्रभाव ग्रहण नहीं कर पाए और कुछ इससे प्रभावित होकर लिख नहीं पाए फिर आगे। तीसरा युग है एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां संग्रह से शुरू होता है जिसमें 6 एकांकी है। 1938 ईस्वी में हंस का एकांकी अंक प्रकाशित हुआ। इसमें तत्कालीन प्रतिनिधि एकांकी प्रस्तुत किए गए। इसी बीच सत्येंद्र का कुणाल, पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा, राम कुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें, सूर्य शरण पारिक का बैलावन या प्रतिज्ञा पूर्ति आदि प्रकाशित हुए। उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास प्रभृत एकांकीकार भी इसी काल में एकांकी लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और उनके कई सशक्त एकांकी प्रकाश में आए बाद में। इस युग में प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों प्रकार के कथानकों को लेकर एकांकी लिखे गए। इनमें विवाह आदि सामाजिक तथा साम्यवादी राजनीतिक समस्याएं प्रमुख रूप से उभरी हैं। प्राचीन विचारधारा की वकालत जोरदार शब्दों में की गई है, परंतु इसके साथ नवीन को अपनाने का आग्रह भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पश्चिमी विचार और शैली के प्रभाव को लेकर एकांकी ने अपने रूप रंग में पर्याप्त परिवर्तन किया और इसकी तकनीक में यत्किंचित स्थिरता आई। देखा जाए तो यह काल एकांकी विधा का परिमार्जन काल था। लेखकों ने इस समय का सदुपयोग कर अपने हाथ साधे। सन 1935 ईस्वी से
रेडियो प्रसारणों के अंतर्गत एकांकियों को भी स्थान दिया जाने लगा। अतः रेडियो एकांकी अथवा ध्वनि नाटक भी काफ़ी संख्या में लिखे जाने लगे। मतलब रेडियो को केंद्र में रखकर एकांकी या नाटक लिखे जाने लगे, जो कि रेडियो के प्रसारण हेतु ही लिखे जा रहे थे। उसी को ध्यान में रख करके कि ये जो मेरा एकांकी या नाटक होगा वो रेडियो से प्रसारित किया जाएगा, खेला नहीं जाएगा। चतुर्थ चरण तक पहुँचते पहुँचते एकांकी का स्वरूप, शिल्प आदि पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, उनका प्रमाणिक रूप सामने आता है। इससे पहले तो वह अपना सही रूप तलाशने में लगा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रेशमी टाइस एकांकी संग्रह से इस युग का सूत्रपात हुआ, मतलब शुरुआत हुआ। यह पहले ही बताया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्मा जी के एक्ट्रेस रजनी की रात, एक तोले अफीम की कीमत, परीक्षा, नहीं का रहस्य, कहाँ से कहाँ, चारू मित्रा, 10 मिनट आदि एकांकी प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी का युग युग द्वारा शक्ति पूजा, भुवनेश्वर के शैतान, स्ट्राइक, असर, तांबे के कीड़े, भगवती चरण वर्मा के संदेह का अंत, दो कलाकार, सबसे बड़ा आदमी, उपेंद्र नाथ अस्ककृत चौंक, समझौता, घड़ी, छठा बेटा, लक्ष्मी का स्वागत, विभा, तौलिए, आदि मार्ग, उदय शंकर भट्ट के दो अतिथि, वर निर्वाचन, मुंशी अनोखे लाल, असली नकली, नेता, सोठ भालचंद, मनु मानव, आदिम युग, सेठ गोविंद दास रचित बिटेमन, अधिकार लिप्सा, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, कंगाल नहीं, ईद और होली, पांडे बेचन शर्मा उग्र के राम करे सो होए, मियाँ भाई, अफजल वध, वृंदावन लाल वर्मा कृत पीले हाथ, सगुन, जहांदार शाह, कश्मीर का कांटा, मानव, एसपी खत्री के चौराहा, माँ, मछुए की माँ, ठाकुर का घर, बंदर की खोपड़ी, विष्णु प्रभाकर के माँ का हृदय, संस्कार और भावना, रक्त चंदन, माँ बाप, जगदीश चंद्र माथुर के भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कलिंग विजय, खंडहर, लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक दिन, सदगुरु शरण अवस्थी के मुद्रिका, कालीवध, गणेश प्रसाद द्विवेदी के सुहाग की बिंदी, दूसरा उपाय ही क्या है, शर्मा जी, सर्वस्व समर्पण आदि प्रमुख एकांकी इसी काल की देन है। इस युग के एकांकी स्वतंत्र एवं सचेष्ट भाव से लिखे गए हैं, अतः विषय की अपेक्षा शिल्प उनमें विशेष है। बौद्धिक उत्सुकता, मानसिक विश्लेषण, अंतर्द्वंद्व की अभिव्यक्ति, हास्य तथा चुटीले व्यंग्य, संवादों की कसावट, मार्मिक स्थलों का चयन, अर्थात प्रस्तुतिकरण के प्रति आग्रह, मनोवैज्ञानिक कार्य व्यवहार, पद्य का लगभग अभाव, सामान्य नायक की स्वीकृति, रंग संकेत आदि उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। युग के विभिन्न एवं विविध अभिरुचियों के अनुसार इस समय के एकांकियों के विषय भी हैं अनेक रहे हैं, जिनमें प्रेम, विवाह, घृणा, क्रूरता, हत्या, पौराणिक आख्यान, लोक गाथात्मक एवं लोक विश्रुत वीरों तथा राजाओं के कृत्य, सामाजिक कुरीतियाँ, वर्ग संघर्ष, देशभक्ति, हिंदू मुसलमान भ्रातृत्व, सत्याग्रह, यौनाकर्षण आदि प्रमुख हैं। ध्वनि नाटक भी इस बीच अधिक संख्या में लिखे गए हैं। पांचवा हिंदी एकांकी, पांचवा अथवा अंतिम चरण एकांकी के विविध विधाओं को लेकर प्रारंभ होता है, जिनमें मंच एवं ध्वनि एकांकी के अलावा ओपन एयर एकांकी, चित्र एकांकी जो कि टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले हैं, और ओपन एयर एकांकी क्या हुआ, जो खुले में, जैसे एरोप्लेन का चित्र दिखाना है या फिर गाड़ी में
चलता हुआ एक्सीडेंट दिखाना है तो उसको ओपन एयर एकांकी कहते हैं। गली एकांकी आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कीर्त बसंत ऋतु का नाटक मम्मी ठकुराइन, राजरानी, देवराज दिनेश के समस्या सुलझ गई, तुलसीदास रिश्वत के अनेक ढंग, जयनाथ नलिन रचित भक्तों की दीनता, सत्येंद्र शरदकीर्त नवज्योति की नई हीरोइन, विनोद रस्तोगी का बहू की विदा, चिरंजीत के चक्रव्यूह ढोल की पोल ध्वनि नाटक, पांच प्रहसन संकलन, रेवती शरण शर्मा के तालाक, बिमला लुथरा का अपना घर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का रोटी वाली गली, कृष्ण किशोर की श्रीवास्तव और सत्य किरण, मछली के आंसू, आस्तीन के सांप, इंदु शेखर का मोहल्ले की आबरू, स्वामी नाथकृत IAS, राजेंद्र कुमार शर्मा के पर्दा उठने से पहले, रेत की दीवार, अटैची केस, अरुण रचित रेलगाड़ी के डिब्बे, भोर की किरणें, श्री कृष्ण कृत माँ जी, तरकस की तीर, मुक्ता शुक्ल के पर्दे और परछाइयाँ, भीतरी छाया, कुमार राजेंद्र कृत आदमखोर ओपन एयर एकांकी है। कंचन कुमार लिखित सुअर, बाड़े का जमादार गली एकांकी है आदि इस खेवे की प्रमुख रचनाएं हैं। इस काल में कुछ बेमानी एब्सर्ड जिसको कहते हैं एकांकी भी लिखे गए हैं, जिनमें सत्यदेव दुबे कृत थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद, धर्मचंद्र जैन का चेहरों के चेहरे, मोहन राकेश का बीज नाटक शायद आदि उल्लेख हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, गंगाधर शुक्ल, विनोद रस्तोगी, उपेंद्रनाथ अस, कमलेश्वर तथा मनहर चौहान ने इधर बहुत से चित्र एकांकी भी प्रस्तुत किए हैं। पांचवें चरण के एकांकियों में या तो पाश्चात्य रचना प्रक्रिया को कठोरता के साथ ग्रहण किया गया है अथवा उसमें प्रतिभा और बुद्धि से नए वस्तु विधान, नई अभिव्यंजना द्वारा मौलिक रूप का निर्माण कर लिया गया है। गीतों का इनमें एकांत अभाव है, प्रकाश का जमकर उपयोग किया गया है, जिसमें पर्दे की ज़रूरत बहुत कुछ समाप्त हो गई है। संवाद अत्यंत कसे हुए तथा चुटीले हैं। जीवन के नए ढंग, उसकी आशाओं, निराशाओं, छोटी छोटी समस्याओं तथा प्रतिदिन की सामान्य घटनाओं को लेकर ये एकांकी रचे गए हैं। चित्र एकांकियों ने आउटडोर हीनता को तोड़ा है। इसमें अब पहाड़ी नदी की चंचलता, सड़कों पर भागती कारें, समुद्र में चलते यान, आकाश में शत्रु विमानों से जूझते जेट आदि दिखाए जाते हैं। गली एकांकी ने मंच को तोड़ा है तो बेमानी एकांकियों ने दर्शकों को ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब उनके जीवन से जुड़ी बहुत ही जटिल समस्याओं को रेखांकित किया है। एकांकी के तत्व पर बात कर ले तो नाटक के समान इसके भी 6 तत्व होते हैं। आज मनुष्य के पास पहले की तरह प्रचुर अवकाश नहीं है। अपनी व्यस्तता के कारण महाकाव्यों तथा मोटे मोटे उपन्यासों को पढ़ने और नाटकों को देखने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसलिए थोड़े समय में पढ़े जाने वाले एकांकियों, कहानियों और खेले जाने वाले एकांकियों के प्रति उसका झुकाव स्वाभाविक है। एकांकी के तत्व की बात करें तो पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु के माध्यम से एकांकीकार अपना उद्देश्य व्यक्त करता है। इसे वह प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसे कथा के क्रम में इस प्रकार योजना करता है कि दर्शक का मन उसमें रम जाए, कहीं भी उचटने ना पाए। उसका मन निरंतर आगे का घटनाक्रम या दृश्य जानने के लिए उत्सुक बना रहे। सरल शब्दों में कहें तो उसका कौतूहल बना रहना चाहिए। कथानक या कथानक को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रारंभ, दूसरा विकास और तीसरा चरमोत्कर्ष। दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण। दूसरा जो तत्व है एकांकी का वो पात्र या चरित्र चित्रण। एकांकी का दूसरा तत्व पात्र या चरित्र चित्रण है। नाटकों में नायक तथा उनके सहायकों का चरित्र चित्रण मूलतः घटनाओं के माध्यम से किया जाता है, किंतु एकांकी के पात्रों के चरित्र नाटकीय परिस्थितियों, भीतर बाहर के संघर्षों के सहारे सांकेतित रहते हैं। एकांकी के चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता,
यथार्थता और मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक पात्र के क्रियाकलाप में कार्य कारण भाव अवश्य संकेतित होना चाहिए। तीसरा है इसके तत्व भाषा शैली। एकांकी का तीसरा तत्व भाषा शैली। साहित्य की विभिन्न विधाओं की भाषा शैली अलग अलग होती है। एक सी विषय वस्तु के आधार पर कहानी भी लिखी जा सकती है और एकांकी भी, मतलब विषय वस्तु एक ही है, हम उसका चाहे तो कविता लिख सकते हैं, चाहे तो कहानी लिख सकते हैं, चाहे तो नाटक लिख सकते हैं, चाहे तो एकांकी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम दूसरी विधा में प्रवेश करेंगे उसकी भाषा बदल जाएगा। कहानी की भाषा अलग रहेगा, वर्णनात्मक रहेगा। नाटक की भाषा भी वर्णनात्मक रहेगा। कविता की भाषा में लय, तुक, छंद, रस, अलंकार सब आ जाएगा। तो जैसे ही हम विधा बदलेंगे भाषा बदल जाएगी, स्टाइल बदल जाएगा, कहने का तरीका बदल जाएगा। काव्य भी लिखी जा सकती है और नाटक भी, किंतु उसी विषय वस्तु को कवि अपने ढंग से ग्रहण करेगा और नाटककार अपने ढंग से। विषय वस्तु के प्रति लेखक का जैसा दृष्टिकोण होगा उसकी अभिव्यक्ति के लिए वह वैसा ही माध्यम भी चुनेगा। माध्यम के भिन्न भिन्न हो जाने से भाषा शैली भी भिन्न हो जाती है। कहानी की भाषा शैली वर्णन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। केवल संवाद में लिखी गई कहानी की भाषा शैली एकांकी की भाषा शैली नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें नाटकीय तत्व नहीं रहता। एकांकी की भाषा शैली के संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। भाषा का प्रयोग छात्रों के शिक्षा, सांस्कृतिक वातावरण, परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। और चौथा है देश काल या वातावरण। एकांकी के नाट्य शिल्प को सफल बनाने के लिए संकलन त्रय का प्रायः आधार लिया जाता है। कहा जाता है कि एकांकी में देश, काल और कार्य व्यापार की अन्विति का अर्थ है कि संपूर्ण घटना एक ही स्थान पर घटित हो और उसमें दृश्य परिवर्तन कम से कम हो। सामान्यतः काल की अन्विति से अभिप्राय है कि एकांकी की घटना वास्तविक जीवन में जितनी देर में घटित हुई उतनी ही देर में उसका अभिनय भी हो सके। यदि दो घटनाओं में वर्षों का अंतर हो तो उन्हें एकांकी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्य की अन्विति का अर्थ है प्रासंगिक कथाओं को उसमें स्थान दिया जाए और कार्य व्यापार में कर्मिकता बनी रहे। रंगमंचीयता पांचवी जो तत्व है। एकांकी के सफल अभिनय के लिए उपयुक्त रंगमंच सज्जा के साथ साथ कुशल अभिनेताओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि एकांकी के मूल उद्देश्य की अभिव्यक्ति का मुख्य दायित्व उन्हीं पर होता है। उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए और प्रकाश का भी अथावसर उपयोग किए जाते हैं। और छठा जो अंतिम एकांकी का तत्व है वो उद्देश्य। जैसे हर रचना के पीछे रचनाकार का कोई एक उद्देश्य होता है, ठीक ऐसे ही एकांकी में भी एकांकीकारों का कोई ना कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। तो इस तरह से यह एकांकी एपिसोड समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ एकांकी के विषय में जानने में इससे मदद मिली हो। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।